अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि वाकई में गरीब था, लेकिन आर्मी जनरल बनने से पहले। लेकिन जैसे ही ये शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, मानो इनकी लॉटरी निकल आई हो। एकदम से ये शख्स और इसके घर वाले बिलियनर्स बनने लगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। दोस्तों, जनरल बाजवा ने अपने 6 साल के टेन्योर में दिन रात मेहनत करके 12.7 अरब रुपए कमाए। इसके अलावा कई फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीदी, कई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और अपने असासों को भी बाहर मुंतकिल किया। पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे प्रोमिनेंट सिटीज में कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कई सारे प्लाजा के मालिक भी बने। दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा मुल्क जो कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना अमीर कैसे हो सकता है? दोस्तों, कहाँ था हमारा जस्टिस डिपार्टमेंट और कैसे हुआ ये सब कुछ, और आखिर कितनी सच्चाई है इन इल्जामात में? आइए ये सभी कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट को ब्लॉक किया गया, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 8 दिन पहले। क्योंकि दोस्तों, ये वो वेबसाइट थी जिस पर एक ऐसी रिपोर्ट शाये की गई जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा की इस कामयाबी का राज छुपा हुआ था कि कैसे जनरल बाजवा इन 6 सालों में जीरो से हीरो बन गए। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कैसे जनरल बाजवा की वाइफ, जिनका 2016 में अकाउंट बैलेंस 0 था, वहीं 2022 में उनका अकाउंट बैलेंस 2.2 बिलियन रुपीस था। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि कैसे जनरल बाजवा की बहू शादी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले एकदम से बिलियनर बन गई। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जनरल बाजवा की वाइफ से, आयशा अमजद, जो कि 10 अगस्त 2016 को पहली बार टैक्स फाइलर बनी और उसके 2 महीने बाद ठीक अक्टूबर 2016 को इन्होंने पहली बार अपना टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाया, जिसमें इन्होंने एनी अदर एसेट्स को जिक्र करते हुए 8 एसेट्स का जिक्र किया, उन्हें डिस्क्राइब किए बगैर। इस स्टेटमेंट को भी अप्रैल 2018 में फिर से रिवाइज किया गया, जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और उसके साथ साथ आयशा अमजद का ये कहना था कि 2015 में उनके एसेट्स बिल्कुल जीरो थे। 2015 से पहले उनके पास कोई जायदाद मौजूद नहीं। 2017 की टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट में इन्होंने 9 एनी अदर एसेट्स का जिक्र किया और जिनमें से 2 को डिस्क्राइब किया। एक कमर्शियल प्लाजा फेज 6 DHA लाहौर में और दूसरा 4047 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट फेज 5 DHA लाहौर में, जो कि उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था। आयशा अमजद की 2018 की टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट से ये बताती है कि उन्होंने अपने पिछले साल की सारी जायदादों को बाकी रखा और 5 नई जायदादों को खरीदा, जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स शामिल थे। और उसके साथ साथ एक फॉरेन करेंसी अकाउंट भी डिक्लेयर करवाया, जिसमें $3,84,166 मौजूद थे। अगर उन 5 प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो उनमें पहला ओएसिस फार्म हाउस DHA कराची में मौजूद था, जिसकी एडवांस पेमेंट की गई और उसकी पेमेंट डिक्लेयर की गई 27,50,000 रुपए। फिर अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो पफ हाउसिंग स्कीम कराची में एक प्लॉट खरीदा, जिसकी कीमत 44,36,000 थी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट फेज 9 DHA लाहौर में, जिसकी कीमत बताई गई 69,50,000 रुपए। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात की जाए तो 4 मरले का एक और कमर्शियल प्लॉट, सेम लोकेशन और सेम प्राइस में। और प्रॉपर्टी नंबर 5 2730 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट, सुखचैन अपार्टमेंट इस्लामाबाद, इसकी कीमत तकरीबन 4,90,00,000 रुपए डिक्लेयर की गई। 2019 के टैक्स रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आयशा अमजद ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया, सिवाय एक के जो उन्होंने बेच दी, और उसके साथ साथ एक खरीद भी ली थी। लेकिन इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि 4,30,00,000 रुपए के असासे बाहर मुंतकिल किए। ये उस वक्त था जब पाकिस्तान की करेंसी तेजी से डी वैल्यू हो रही थी। अब इन पैसों को मिलाकर फॉरेन अकाउंट का बैलेंस $6,56,030 तक पहुंच चुका था। और 2020 में होने वाली इनकी FBR रिपोर्ट बताती है कि इन्होंने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को बाकी रखा और 2 और बड़े फार्म हाउसेस खरीदे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। इनमें से हर एक फार्म हाउस 10 कैनाल का था, जिनकी प्राइस शो कराई गई 5 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस डिक्लेरेशन थी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के सेक्टर B में 10 कनाल के एक फार्म हाउस की कीमत 15 करोड़ रुपए थी, यानी कि दोनों को मिलाकर 30 करोड़ रुपए। और दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ये कितनी बड़ी करप्शन है। और यही नहीं, इसके साथ साथ ओएसिस फार्म हाउस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिसकी कीमत इन्होंने 27,50,000 रुपए डिक्लेयर की, उसकी भी मार्केट वैल्यू उस वक्त 187 मिलियन रुपीस थी। और उसके साथ साथ अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट की डिटेल्स भी शो की, जिसमें उनका बैलेंस $4,78,157 मौजूद था। और दोस्तों, इसके साथ साथ 160 मिलियन कैश, बॉन्ड्स और कई सारे जेवरात को मिलाकर 2.2
मिलियन रुपीस की मालकिन बनी आयशा अमजद इन 6 सालों के बाद। इस सब में वो जायदादें मौजूद नहीं जो कि आर्मी की तरफ से इनके हस्बैंड को दी गई थी। और दोस्तों, जनरल बाजवा एक ऐसा जनरल था जिसने अपना काला धन छुपाने के लिए ना सिर्फ अपनी बीवी का इस्तेमाल किया बल्कि उसने अपनी बहू का भी इस्तेमाल किया। मानूर साबिर जो कि जनरल बाजवा की बहू बनी, इनकी शादी से 9 दिन पहले तक इनका बैंक बैलेंस 0 था, लेकिन अचानक से सिर्फ 7 दिन पहले ही ये 1.2 बिलियन रुपीस की मालकिन बन गई। अगरचे 2018 में उन्होंने पहली दफा टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाए, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया कि 2014, 15 और 16 से ही ये जायदादें उनके नाम पर थी। 2017 के सालाना टैक्स रिटर्न्स की रिपोर्ट्स भी 2018 के अक्टूबर और सितंबर में ही जमा कराई गई और 2018 की टैक्स रिटर्न रिपोर्ट्स को दिसंबर 2018 में जमा किया गया। अब महानूर साबिर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 पर है 212 कनाल और 10 मरले एग्रीकल्चर सेक्टर के, जो कि लाहौर में मौजा चुल्के में मौजूद है। इनकी मार्केट वैल्यू है 340 मिलियन रुपीस यानी कि 34 करोड़ रुपए। और उसके बाद 4 अदद 8 मरले के और 3 अदद 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स फेज 7 DHA लाहौर में मौजूद है, जिनकी करंट वैल्यू 490 मिलियन रुपीस है यानी कि 49 करोड़ रुपए। और एक ग्रैंड हयात इस्लामाबाद में अपार्टमेंट जिसकी करंट वैल्यू है 70 मिलियन रुपीस। और उसके बाद 8 अदद 1 कनाल के प्लॉट्स DHA गुजरावाला की एलोकेशंस, जिनकी करंट वैल्यू 72 मिलियन रुपीस थी। और 15,000 शेयर्स LA रेजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड में, जिनकी मार्केट वैल्यू थी 1.5 मिलियन रुपीस। और दोस्तों, यही नहीं, 2019 में टैक्स पेट्रोलियम कंपनी की वो मैनेजर भी बनी, जो कि पाकिस्तान में एज ए ओवरसीज कंट्री रजिस्टर्ड है। असल में पहले से ये भी एक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिसको 14 नवंबर 2018 को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन उसके बाद जनवरी 2019 में इसको UAE में रजिस्टर्ड करवाया गया। और इस कंपनी के डायरेक्टर्स महानूर साबिर के फादर साबिर हमीद और उनके चचा नासिर हमीद को मुकर्रर किया गया। और दोस्तों, फैक्ट फोकस की इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि गुजरावाला के प्लॉट्स की एलोकेशंस एक करप्ट प्रैक्टिस थी। और दोस्तों, ये चीज इन ब्यूरोक्रेट्स का एक वतीरा है, क्योंकि किसी भी जमीन पर अगर गवर्नमेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का सोचती है तो ये लोग उस जमीन को किसानों से सस्ते दामों पर खरीद कर फिर आगे महंगे दामों पर बेचते हैं। और दोस्तों, इन प्लॉट्स की एलोकेशन जिस वक्त की दिखाई जा रही हैं, उस वक्त महानूर साबिर एक टीनेजर, और अगर मान लिया जाए कि उनके फादर के नाम पर ही थी ये जमीन, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब महानूर साबिर के नाम ये जायदाद लगी तो ये सारे प्लॉट्स सिर्फ महानूर साबिर को ही क्यों दिए गए? साबिर हमीद की दूसरी औलादों को ये प्लॉट्स क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स, वेल्थ स्टेटमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स यही बताते हैं कि साबिर हमीद और उनकी जोजा सादिया ने कभी भी गुजरावाला में कोई प्लॉट्स खरीदे ही नहीं थे। और दोस्तों, ये सब प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज को मिलाकर महानूर साबिर 1271 मिलियन रुपीस की मालकिन बनती है। और दोस्तों, ये थी बाजवा साहब की फैमिली की सक्सेसफुल कहानी, जिसमें वो 6 सालों के अंदर अंदर कई बिलियंस के मालिक बन गए। और अगर बाजवा साहब और उनकी फैमिली की इस टोटल इनकम को जमा किया जाए तो बाजवा साहब 6 सालों बाद 12 अरब के मालिक बन चुके हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रहा है, उसका आर्मी जनरल अपने 6 साल के टेन्योर में 12 अरब का मालिक बन जाता है। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। ये पाकिस्तानियों के लिए अपने आप में ही एक एहसास की बात है। और दोस्तों, इन सब एलिगेशंस में से कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, इन सब का इंतखाब आपने करना है, क्योंकि एविडेंस तो यही कहते हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि इस तरह की वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज पर सख्त एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन दोस्तों, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम सच बोलना छोड़ दें। और दोस्तों, हमारे उर्दू में एक मुहावरा जरूर कहा जाता है कि हर फिरौन के लिए एक मूसा जरूर होता है, और हमें भी आज के फिरौन के लिए अपने आप को मूसा बनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों के बादशाह टीपू सुल्तान का कहना है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 सालों की जिंदगी से बेहतर है। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।